हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब IAS मैम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो अभी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सीटेट एग्जाम के लिए। आने वाला है 2022-23 में जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर ले, क्योंकि ये कंसेप्ट बना रहा है और इसी कंसेप्ट से आप लोग का तैयारी होने वाला है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर देखें दिया है, और CTP क्लास जो 4 जनवरी 2022 में हुआ था ऑनलाइन पेपर, वही उसी का एनालिस और पूरे अच्छे से डिस्कस के साथ किया जा रहा है। ओके, तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, जो इस तरह से आप लोग को मन करे उसमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हावर्ड गार्डन के सिद्धांत में हावर्ड गार्डन ने 8 प्रकार के बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। और कौन कौन सा बहुविधि का सिद्धांत है वो हम आप लोग को थ्योरी क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तब तक जिस पहचानने की कोशिश करें बुद्धि, ऐसा बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं, तो पेड़ पौधा हमारा किस में आ जाएगा, तो ये हमारा प्राकृतिकवाद में आ जाएगा। ओके, तो ये हावर्ड गार्डन का प्राकृतिकवादी सिद्धांत बहुविधि का सिद्धांत में आ जाएगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आ गया हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 क्या सिफारिश करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 2022 है वो कहता है कि बच्चे का अधिगम होना चाहिए किस बात की, कैसा, तो बहुभाषावाद में होना चाहिए, बल्कि सभी बच्चे का यहाँ पर भाषा जो है उसको अपनाना है, समावेशी शिक्षा अपनाना है, उसी तरह से सभी को भाषा को अपना करके शिक्षा देना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। एक शिक्षिका यह धारणा करती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करता है। यह किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि समानता दिखा रहा है, नहीं वो क्या कर रहा है, जेंडरवादिता को जेंडर पक्षपात कर रहा है, क्योंकि लड़का लड़की को अलग अलग देख रहा है, तो उसको हम पक्षपात कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा अभिकथन, और ये है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यही रीजनिंग क्वेश्चंस है। तो रीजनिंग को आप लोग अभिकथन और कारण, तर्क और कथन के बारे इस तरह से क्वेश्चन मिल रहा है हमको और इस तरह से समझेंगे। तो ये क्वेश्चन जो ये बोल रहा है ये सही है, और आर क्या कर रहा है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये भी सही है, और आर आर जो है ए की व्याख्या सही सही कर रहा है, तो हमारा आंसर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव पहचानना है और बच्चे के हित में रह करके आंसर को देना है। आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो समझ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं क्योंकि वे कहा है कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी सही है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, जब भी तुलना की बात है तो ये नेगेटिव मानेंगे, और जो नेगेटिव है यही हमारा सही आंसर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा है। 16 क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पर, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, तो लचीला शिक्षा शास्त्र यही जरूरी है, लचीला क्लास रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौतियों का कारण बनता है। सामाजिक संरचना में चुनौतियों का कारण जो बनता है वो हमारा आत्म केंद्रित संलिप्तता या फिर पठन वैफल्य। तो यहाँ पर दिव्यांग कौन सा है, सामाजिक संरचना में जो आदमी समझ नहीं पाएगा उसको कैसे कोई व्याख्या या सुन पाएगा या फिर चुनौती दे पाएगा, तो ये हमारा पठन वैफल्य हो जाएगा। पढ़ लिख नहीं पाएगा तो उसको जैसे यह भाषा के बारे में दिया रहता डिस्प्रैक्सिया, तो उसको हम लेते, लेकिन नहीं दिया है तो बट पठन वैकल्य को लेंगे हम। ओके, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता को महत्व, या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम में प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। मानकीकृत परीक्षा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। हमारा विविध महत्व जो है इसी को हम सही मानेंगे, क्योंकि विविधता
को दर्शाना, विविधता को लेना अति सक्रिय हो जाएगा और न्याय में से ये पॉजिटिव हो जाएगा। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को अधिक यहाँ पर उसको समावेशन में मदद मिलेगी। श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित या गतिमान दिव्यांगता को नहीं, बल्कि अधिगम जो बच्चा इसमें से हो या सामान्य बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, अधिगम करने में कठिनाई उसको महसूस हो रहा है, वो सभी को समावेशन में इसमें मदद मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, सॉरी गाइस, तो आप लोग देखेंगे सामग्री को कोई तरीके से प्रस्तुत करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके समावेशन में, किन किन के यहाँ पर नहीं दिया है, क्वेश्चन और कुछ और दिया है, ऑप्शन कहीं और दिया है। ओके, इस तरह से हम देखेंगे कि श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले या गतिमान दिव्यांग वाले छात्र, इस सभी में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही उद्गम है। तो यहाँ पर देखेंगे गुणज वैकल्य जो कैलकुलेटर का प्रावधान है सही लग रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेटर क्या किससे होता है, गुणन करने से, गणित वैफल्य से होता है। ओके, श्रवण ये गलत है, ये भी सभी गलत है, ये सभी, क्योंकि पठन जो होता है, पठन वैकल्य जो पढ़ने लिखने में समझ के पर नहीं है उसको समझ में आता है, ये भी गलत है, लेकिन ये सही है, फर्स्ट हमारा सही है। ओके, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब भी चल रहा है तो उस वहाँ पर सबसे अच्छा क्या हो सकता है, वहाँ पर बच्चे को हम निष्क्रिय नहीं मानेंगे, रट्टा नहीं लगाने को कहेंगे, करके सीखने को कहेंगे। ओके, सब जहाँ पर भी करके सीखना आया हो उसको हम सही मानेंगे। देखिए इस जो 4 जनवरी का जो यहाँ पर सेट है CDP का, उसमें 3 जो आया है रीजनिंग का बेस्ट क्वेश्चन आया है, तो आप लोग समझ जाएंगे 3 नंबर यहाँ से पक्का कर लेंगे। अधिक क्वेश्चन आ गया हमारा रीजनिंग। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, सही है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, सही है। जब भी सीखना होता है तो विद्यालय और समाज दोनों का भागीदारी महत्व होता है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, यही फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, 23 क्वेश्चन आ गया हमारा। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, या फिर उन्हें संदर्भित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर उन्हें उचित संदर्भ में स्थिर करना चाहिए। स्थिर नहीं रखना है, उन्हें संदर्भित तरीके से प्रस्तुत करना है। ओके, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। अगर गाइज अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि यहाँ पर अधिक से संख्या में आए जो बच्चे, तो हम भी मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए बहुत ही जल्द बहुत ही सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। और उसके बाद जो 3rd क्लास है हमारा, वो सभी को हम कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जो रीड फॉर जॉब है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमको बताएं कि आप लोग कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं अपने से। इसमें से कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि हम 10 में से 8 या फिर 9 या फिर 10 सभी क्वेश्चन बना ले रहे हैं, या फिर कितना बना रहे हैं। इस तरह से आप लोग बताएंगे, और ये धीरे धीरे आपका जो एथी है, पहले 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, इस तरह से आप लोग बढ़ते 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे पूरे कंसेप्ट से। क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देखा नहीं जा रहा है, इसको पूरे डिस्कस के साथ हम आप लोग को दे रहे हैं, ताकि आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो जाए और आप लोग के एग्जाम में बैठने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ओके, थैंक यू क्लास आप लोग को देखने के लिए, बाय।